योगी जी, मोदी जी अब गुजरात के अंदर जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? प्रदेश के अंदर जो माहौल था गुजरात के अंदर भी वैसा ही रहेगा क्या? भाजपा वहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे देश का कम काम करते हैं, चुनाव प्रचार का कम ज्यादा करते हैं। अब डमरू बज रहा है, अब प्रदेश में तो बजा दिया, वहाँ बजाएंगे वो बढ़िया करके। बढ़िया वाले मदारी हैं, वो डमरू अच्छा बजा लेते हैं। अच्छा डमरू बजाते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कला हर नेताओं में नहीं होता है। हम भी धन्य हैं कि हमारे देश को जो है ऐसा नेता मिला है कि कभी डमरू, कभी डफली, कभी बांसुरी, कभी झाल, कभी करताल, यानी कि वो सब कुछ बजा लेते हैं। और जनता भी बज रहा है, टन टना टन टन बज रहा है, लेकिन जनता को एहसास नहीं होने दे रहे हैं। तो महान है वो व्यक्ति। तो कब वो होगा एहसास? वो सब बढ़िया चल रहा है। नहीं, देखिए हम भारतीय जो है ना सहनशील हैं, हमें सहने की आदत है। अच्छा, एक थप्पड़ लगता है तो फिर कहते हैं इस पे मार के देखो, इस पे मारा तो कहा हमारे भाई को मार के देखो, भाई को मारा तो चाचा को मार के देखो। जब सब पिटा जाता है, उसके बाद कोई पड़ोसी के घर से एक चंद्रशेखर आजाद पैदा लेता है तो सबकी हिफाजत करता है। बिहार वाला माहौल यहाँ हो गया, मानते हैं इस बात को? लहर तो वहाँ पे तेजस्वी की अच्छी थी, यहाँ विपक्ष भी थोड़ा मजबूत दिख रहा था, तो वो बिहार वाला खेल यहाँ दिख रहा है। खैर, बिहार की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ कि बिहार की जनता ने एक सच्चे नेता को पहचाना। बिहार की जनता ने देखा कि हाँ, ओवैसी साहब में एक वो सोच लेके चले हैं जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों को क्या समझ में आया कि वो हमारे नेता की भाषा को नहीं समझ पाए। योगी जी कह रहे हैं हम विकास से जीते हैं। खैर, कितना विकास है वो तो आप हमारे क्षेत्र में ही घूम के देख सकते हैं कि विकास के नाम पर गड्ढे आपको नजर आएंगे, विकास के नाम पर अपराध होता हुआ नजर आएगा, विकास के नाम पर चैन स्नैचिंग, महिलाओं से छेड़छाड़, बेटी सुरक्षित स्कूल नहीं जा पाती है। ये सब घटनाएं हैं जो सबको पीड़ित कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि जब भी कोई राजनीतिक दल उसे लगता है कि उसका जमीन खिसक रहा है तो वो धर्म का सहारा लेता है। और धर्मांध जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ नहीं सूझता, वो बस। आप भी पंडित जी हैं, धर्म तो आप भी काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। जी। तो क्या लगता है इस राजनीति में धर्म का कुछ काम है? नहीं, धर्म का एक अपना जगह है जिसे हम करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को धर्म उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति जब हम करने चलते हैं तो प्रजा सभी हमारे अपने होते हैं। वहाँ राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, 80-20 की बात नहीं होनी चाहिए, यह पूरे 100 की बात होनी चाहिए। अगर एक बल्ब जल रहा है तो इसकी रोशनी हिंदू भी लेगा, मुस्लिम भी लेगा, सिख भी लेगा, ईसाई भी लेगा। ना कि आप उस बल्ब की रोशनी पे आप रोक लगा देंगे कि तो उस मुसलमान को मत देना रोशनी, हिंदू को दे देना। ऐसा तो संभव है नहीं। योगी जी का मंदिर बोलना, 20 बनाम 80 बोलना फायदे में तो देगा ना उनको। देखिए, ये चुनावी फायदा हो सकता है, चुनावी फायदा उनको मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सामाजिक ताना बाना जो तार तार हो रहा है वो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है ना साहब। यानी कि आपको अगर कोई मुसलमान से व्यापार करना हो, उससे अगर लाभ हो रहा हो तो वो नोट आपको अच्छा लगता है। सिर्फ चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों माहौल बनता है साहब? चुनाव से पहले क्यों नहीं आप ऐसा माहौल बनाते? तो ये विडंबना है। मैं महात्मा गांधी को नमन करते हुए, अपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे देश और प्रदेश की फिजाओं को न बिगाड़े। आप सत्ता करते रहे, शासन चलाते रहे, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हो राजा, हमें क्या हानि, क्योंकि हम तो सच्चे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। और लोकतंत्र के दायरे में रह करके जो भी जन का काम हो सकता है वो हम कराने का काम। हमेशा ने कहा 70 साल राज करने वाले हैं, तो क्या लग रहा है ये होने वाला है? अब सिस्टम अभी वर्तमान में उनके हाथ में है। अब वो किस तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो तो 2070 से वापस आ गए हैं 2022 में। वो तो 12वीं से इंटरमीडिएट भी करा देते हैं। अब भैया वो मालिक हैं, देश के राजा हैं, अब वो क्या कह दे। लेकिन लोगों को वही सही लग रहा है, बहुमत में आ रहे हैं वो। हाँ, अब यही तो विडंबना है कि हमारे देश का युवा पढ़ लिख करके कभी चौकीदार बन जाता है, पढ़ लिख करके कभी पकौड़ा बेचने की तैयारी करता है, और ऊपर से सरसों तेल महंगा हो जाता है, गैस महंगा हो जाता है, पकौड़ा भी वो नहीं बेच पाते। फिर भी आखिर इनको चुन रहे हैं वो, तो कोई ना कोई वजह तो है। ऐसा मानते हैं ईवीएम में धांधली या फिर कहीं वोटिंग में कुछ दिक्कत अलग गड़बड़? देखिए, मैं चुनाव आयोग पे उंगली नहीं उठाना चाहूँगा, लेकिन चुनाव आयोग से इतना ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे लोकतंत्र के रक्षक हो, आप निष्पक्षता बनाए रखो।
क्योंकि मैं भाया कैमरा अगर बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे देश का अपमान भी होता है। इस लोकतंत्र का अपमान है, मतों का अपमान है। तो मैं जिन्होंने मत दिया है उनके मत का अपमान नहीं करूँगा, उनके मत को सैल्यूट करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप साथ हमारा दें और इस 5 साल में जो काम आपको ये सरकार न कर सके आपके लिए, वो काम आप हमसे ले। वैसे साहब लास्ट सवाल है, जो बड़े बड़े प्रदेशों के अंदर, जो बड़े बड़े देशों के अंदर ईवीएम बैन है, वहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ इसमें गड़बड़ी पाई जा सकती है, उसके बाद भी यहाँ हम कहते हैं कि हाँ ये सही है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अच्छे अच्छे देश उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सोचनीय विषय है और इस विषय को मैंने कहा सिर्फ चुनाव के वक्त या ईवीएम पे उंगली उठाएं, ये जायज़ नहीं है। चुनाव खत्म हो गया, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये मांग रखनी चाहिए, क्योंकि इतने हम बिजी नहीं हैं, हम अमेरिका नहीं हो रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है कि हम 2 दिन काउंटिंग नहीं कर सकते। इतना काम भी नहीं है हमारे हाथों में। और क्यों आप रोजगार भी लोगों का ख़त्म कर रहे हो, पेपर वर्क ख़त्म कर रहे हो आप। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो, जिससे कि हर किसी को लगे कि नहीं फेयर चुनाव हुआ है। जो उंगलियां उठ रही है तो ये उंगलियां लोकतंत्र पे उठ रही है ना साहब, तो लोकतंत्र पे उंगली ना उठे। इसलिए कल से ही अगर है इन विपक्षियों में दम, जिन्हें लोगों ने ताकत देने का काम किया है, वो सड़कों पे उतरे। उनके समर्थन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही भी उतरने का काम करेगा। तो क्या कहेंगे, पिक्चर अभी बाकी है या ये शुरुआत है? ये तो शुरुआत है। हाँ। अभी तो हमने एडमिशन लिया है। अच्छा, यानी कि विधानसभा चुनाव में एडमिशन हमने लिया है। हाँ। और उस एडमिशन के लायक हमें हमारा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है। हाँ। उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं कि इसे करना से गरीब कार्यकर्ता को एशिया के सबसे बड़े विधानसभा से चुनाव लड़ाने का जो उन्होंने निर्णय लिया, इसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। अगर मीम की बात करें तो ओवैसी के बाद आपका नाम आने लग गया प्रदेश के अंदर, तो वो क्या लगता है, बढ़ोतरी एकदम रातों रात जो ग्राफ बढ़ा है, उसकी तो खुशी होगी? नहीं, देखिए, हमें खुशी यह है कि हमारा नेता सच्चा है। हमें खुशी यह है कि जो मैंने निर्णय लिया जिस पार्टी में जाने का, ये पार्टी निस्वार्थ लोगों की सेवा करना चाहता है। तो और हम भी वैसे ही हैं, तो इसलिए हमारा तालमेल उनसे बहुत बेहतर बनेगा और बन गया है। इससे ज़्यादा क्या बनेगा कि रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम, अर्श से फर्श तक पहुंचाने का जो उन्होंने काम किया, इसका तो मैं कभी उनका ऋण उतार ही नहीं सकता। क्या लगता है, समय थोड़ा कम था, काम ज़्यादा था इसलिए रह गए, या फिर कुछ और हो सकता था? नहीं, दरअसल लोग हमारे नेता की मोहब्बत को नहीं समझा। दरअसल लोग हमारे नेता जो कहना चाह रहे थे कि आप खुद को मजबूत करो, मैं आपकी आवाज़ बनने आया हूँ, मैं यहाँ मुख्यमंत्री और विधायक बनने नहीं आया हूँ, आपको एक मजबूत सेवक देने आया हूँ। लेकिन हो सकता है कि हमारे लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, आज कुछ लोग समझे हैं, कल को बहुत सारे लोग समझेंगे। तो जमीन पे मतलब पैर गाड़ दिए, आगे मंजिल बनाएंगे आप? बिल्कुल, अंगद की तरह पाँव जमा है। इस पाँव को कोई हिला नहीं सकता है। 24-27 आगे जो खेल है वो अब वहाँ दिखाई देगा। जबरदस्त खेल होगा। आप अभी वर्तमान में ही देख लेंगे, 6-7 महीने में आपको मेयर का चुनाव होना है, यहाँ पार्षद का चुनाव होना है। पार्षद के चुनाव गाजियाबाद में MIM का परचम लहराता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि अब तो हमें समय मिला है। हो सकता है कि मैं विधायक बन जाता तो मैं जमीन पे काम नहीं कर पाता। हार जो है एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। क्यों हम हारे, तो उस हार पे हम मंथन करेंगे और अपने लोगों की सेवा करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जी जी जी, ये थे मनमोहन झा गामा। और चुनाव खत्म हो चुका है, आगे की तैयारी भाजपा ने शुरू कर ली है। कल मोदी जी का जो दौरा है वो गुजरात के अंदर है, 12 को भी है। तो देखते हैं, महंगाई और इन सब मामलों में यहाँ पर जो देखने वाली बात है, भाजपा जीतती दिखाई दी है। आगे क्या होगा ये भी हम आपको बताते रहेंगे।